हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नर्सिंग क्लासेस 2024 का आरआरबी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन आए हुए हैं उसको देखेंगे, ठीक है। उसी का एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे यहाँ बोर्ड पे पड़ा हुआ है क्या है कि एक व्यक्ति है जो ए से बी तक 55 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और वापिस लौटते समय अपनी रफ्तार में 50% बढ़ा देता है। पूरे सफ़र का औसत गति क्या होगी। अब क्वेश्चन देखने से समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पे है और इसी पैटर्न पे बनना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेम डिस्टेंस है आने जाने का, जो जाने टाइम 55 किलोमीटर लग रहा है और आने टाइम 55 किलोमीटर और प्लस इसमें 50% की इसकी वृद्धि हो जा रही है। तो यदि वृद्धि हो जा रही तो वृद्धि होकर कितना हो जा रहा है, तो वृद्धि होकर 27.5 इसका आ जाएगा 50%, तो कितना हो जाएगा 8.25 के रफ्तार से ये आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इसका एक थ्योरम कि समान दूरी असमान चाल x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो औसत चाल इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये फार्मूला में रखिए, आप अपना डाटा को तुरंत आ जाएगा इसके आंसर। 2 इंटू 55 इंटू 82.5 बाई 55 इंटू 55 प्लस 82.5, इसको कीजिएगा तो ये आपका आ जा रहा है 2 इंटू 55 इंटू 82.5 प्लस ये 5 है, ठीक है। 5.5 ठीक है। इसको करेंगे तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। इसको अब सिर्फ सॉल्यूशन कर देना है, मतलब 2 इंटू 55 इंटू कितना है 82.5 बटा 175, ठीक है। इसको काटिए 55 से, 55 दूनी 110 और 55 बचे 275, ठीक है। इसको काटिए 25 से, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट वहाँ से कट गया था, हाँ। तो 25 दिया 75 और फिर कितना बचा 7, 25 दिया 75, इसलिए कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 66 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आया हुआ था कि वासुदेव कुकुंटम किस वेद में उल्लेखित है। तो वासुदेव कुकुंटम जो था वो अपना अथर्ववेद में उल्लेखित था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक है। सतत विकास लक्ष्यों में से जीरो हंगर जो था, इसका आंसर था क्या था, जीरो हंगर, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ठोस बेलन का आयतन है जो 40,194 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उनकी ऊंचाई जो है 29 सेंटीमीटर है तथा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि इसमें पूछा जो है, क्या पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, ठीक है। और जो दिया हुआ है आयतन जो दिया हुआ है 40,194 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 40,194 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि मेरा जो हमको बनाना है उसमें हमको चाहिए क्या। यहाँ से अपना क्वेश्चन में से एच दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, तो हम लोग को आर इसमें लग रहा है वेरिएबल, जो आर निकालना होगा।
तो आर निकालेंगे कैसे? तो आर निकालने के लिए हम लोग जब इतना ये होता है, जब ये है तो हम लोग क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 40 194 बाई 22 इंटू 7 बटा ये जो 29 दिया हुआ था, ये कर सकते हैं, बिल्कुल हाइट हो सकता है। अब इसको कैसे करेंगे? तो अब इसको निकालना है आर, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 22 से कितना बार में जाएगा, देखिए पहले तो 22 एक बार में जा रहा है, तो 40 के बाद 22 घटाएंगे तो कितना बच रहा है तुम्हारा 18। 181 को फिर 22 से करेंगे तो 22 चौके 22 25 यहाँ से 22 छक 22 सत्ते 22 अट्ठे 22 8 बार में जाएगा, ठीक है। 22 अट्ठे 176 इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 आने के बाद ये 59 हो गया, तो 59 हो गया तो 22 दूनी 44। तो जब 44 हो गया तो 59 में से 44 घटाइए, कितना आएगा 15, मतलब 154। तो 22 मतलब 154, तो 22 सत्ते 154, मतलब 1827 आया। और फिर 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 छक 176, ठीक है 176, फिर बचा 8, मतलब 29 छक 176, फिर 29 छक 174, सॉरी 174, ठीक है। उसके बाद फिर बच रहा है 8 87, तो 29 तिया 87 63, इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 63 इंटू 7, और इसको करेंगे तो 7 किसके एक हाथ मेरा 2, और 7 छक 42 और 2 44 441। तो ये आर इज इक्वल टू रूट अंडर 441, इसलिए आर इज इक्वल टू कितना 21, ठीक है। अब हम लोग इस फार्मूला में रख देंगे कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना आ गया 21 इंटू आर 21 प्लस एच का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 29, ठीक है। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 21, और ये कितना हो जाएगा इंटू 50, ठीक है। इसको करेंगे तो 7 या 21 3, इसलिए 3 दूनी 6 और 6 25 30, 300, और 300 इंटू 22 कितना हो गया 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया आता है तो उसको हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में रहता है, वो उसका यूनिट होता है, और क्यूब जब भी रहता है तो सेंटीमीटर क्यूब में। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ से ये साइन को भी चेंज कर सकता है। तो अब इसका आंसर सही आंसर क्या होगा 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे। क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों मतलब इसका मीनिंग हाई कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी करने की शक्ति देता है। तो हाई कोर्ट का जो है ये आर्टिकल 226 में है, और आर्टिकल 226, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो आर्टिकल 32 में करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के बारे में बताइए। मतलब रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है, समांतर क्रम पैरेलल में। हम लोग जानते हैं ये दो प्रकार से होता है, पैरेलल और एक सीरीज होता है। इसमें क्या डिफरेंट होता है वो जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि इसमें अकॉर्डिंग टू इसका वोल्टेज जब पैरेलल में होता है तो इसका वोल्टेज जो होता है समान होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कुल प्रतिरोधों का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ये भी सही है। और प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित धारा समान होता है, ये प्रभावित धारा समान नहीं होता, ये असमान होता है। क्या होता है असमान होता है, ठीक है। कुल प्रतिरोध सबसे छोटी व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सही सी हो जाना चाहिए। और लेकिन थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो इसमें क्या हुआ, वोल्टेज जो है ये समान रहेगा, इसमें वोल्टेज असमान रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका जो फार्मूला से भी हम लोग जानते हैं कि 1/r इक्वल टू क्या था r1 प्लस r2 प्लस 1/r3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। और इसका क्या होता है r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये अपना इससे आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है।
कोने मोने में। तो ऑप्शन सी। अब आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि गोलाकार दर्पण की मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। गोलाकार दर्पण, सबसे पहले गोलाकार दर्पण जो होता है यही दो प्रकार का होता है, एक उत्तल एक अवतल। गोलाकार दर्पण जो होता है, गोलाकार दर्पण ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है, हम लोग अवतल उत्तल को पहचानने के लिए इसका क्या होता है कि ये ऊपर से स्लाइडिंग मतलब ऊपर से पेंट किया हुआ रहता है, और ये दर्पण में क्या होता है, नीचे से दर्पण किया होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोलाकार दर्पण का मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है मुख्य बिंदु, दर्पण के मुख्य बिंदु से गुजरता है, और ये रेखा जो होती है ये रेखा काल्पनिक रेखा होता है, ये रेखा काल्पनिक रेखा होता है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या ध्रुव पर मतलब ये ध्रुव पे मतलब पोल पे क्या 60 डिग्री पर झुकी हुई होती है, ये बिल्कुल नहीं। दर्पण के समांतर होती है, ये भी नहीं। दर्पण के समांतर क्या ऐसे होती है, नहीं ना, नहीं। तो ध्रुव पर 45 डिग्री पर झुकी होती है, ये भी नहीं। तो ध्रुव पर दर्पण के लंबवत होती है, हम लोग इसको बोल सकते हैं ध्रुव पर दर्पण के लंबवत होती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका देखने से लग रहा है कि 22 दिसंबर 2024 को किस प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता का निधन हुआ है जो समानांतर सिनेमा आंदोलन के अग्रदूत थे। तो ये उस टाइम जो हुआ था वो श्याम बेनेगल जो थे वो समानांतर सिनेमा के आंदोलन के अग्रदूत थे, और उन्हीं का निधन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्याम बेनेगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी यौगिक का अणु जो होता है इनमें से कम दो भिन्न तत्वों के परमाणु होने चाहिए, और ओजोन O3 एक यौगिक है क्योंकि इसमें कई ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो सबसे पहले इसको यौगिक होने के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम दो भिन्न तत्वों के परमाणु होनी चाहिए, ये बात सही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ओजोन क्या, ये दो एलिमेंट से बना है, नहीं ना। तो दो एलिमेंट से नहीं बना है, तो यहीं से ये आंसर गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल एक, जो केवल एक ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक छात्र का अज्ञात कार्बनिक यौगिक को गर्म करता है। एक छात्र एक अज्ञात कार्बनिक यौगिक को गर्म करता है और एक गैस निकलती है जो चूने के पानी को दूधिया बनाती है, पर दहन को समर्थन नहीं करती। यह गैस कौन सी है। तो चूने के पानी को दूधिया करती है कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा गैस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि ये अपना बोर्ड मास से मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि 2/9 इंटू 27/10, ये सब ब्रैकेट में है, और प्लस 9/5 - 5। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको करेंगे, सबसे पहले यहाँ से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहले इधर से बोर्ड मास के रूल से करेंगे। ठीक है, तो 2/9 इंटू 27/10 प्लस ये 9/5, इसको एक ब्रैकेट में ही कर लेते हैं। तो 5 9 - 25 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा क्या, -16। रुक जाइए एक मिनट। देखिए फिर से ये क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन है 2/9 इंटू 27/10 प्लस 9/5 - 5। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 25/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 2 × 5 = 10, मतलब 3/5। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/5 माइनस 9 ये गया तो 16 -16/5। ये करेंगे तो 5, 3 - 16 कितना हो जाएगा, -13/5। जिसमें -13/5 है वो आंसर हो जाएगा इसका। कौन है आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में मेक को 46413 लिखा हुआ है, तो पिक को 4176 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एम का कूट क्या होगा। ठीक है, एम का कूट पूछा है तो हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए दिया हुआ है एम, मेक को लिखा है 6413 और पिक को लिखा है 4176। तो सबसे पहले जो तीन तो मिल, हमको तो लग रहा है मिल रहे हैं, जैसे ए से ए मिल रहा है, के से के मिल रहा है, ई से ई मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको हटा देते हैं। ठीक है, 4 से 4 मिल रहा है, 1 से 1 मिल रहा है और 6 से 6 मिल रहा है, तो यम के स्थान पे हम लोग 3 को ले सकते हैं बिल्कुल। इसलिए इसका यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यम का कूट क्या हो जाएगा, तो यम का कूट हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं। महारत्न और नवरत्न कंपनियों का सही उदाहरण है। तो महारत्न और नवरत्न कंपनियों का सही उदाहरण, सबसे पहले हम लोग को कभी कभी इसका सीरीज भी पूछ देता है कि कौन से कंपनियों को, मतलब सीरीज में क्रमबद्ध में पूछ देता है, तो इसका क्रमबद्ध में होता है सबसे पहले महारत्न कंपनी, उसके बाद होता है नवरत्न कंपनी, उसके बाद दर्जा किसको मिलता है, मिनी रत्न कंपनी को, ठीक है, कंपनी को इस प्रकार से मिलता है। तो महारत्न कंपनी IOC है और नवरत्न कंपनी DEL है। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि है कि मिथिला पेंटिंग जिसे मधुबनी कला भी कहते हैं, किस राज्य से जुड़ी है। तो क्या क्वेश्चन है, मधुबनी कला अपना कहाँ का है, अपना बिहार का। ठीक है, ये बहुत फेमस है, ये तो सारे बिहारी लोग मार दिए होंगे हमारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला युग्मक अंडाणु के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इसका सही आंसर था, यह आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बड़ा अचल भोजन भंडार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलने पर कौन सी गैस बनाती है। तो कोयला को अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलने पर कौन सी गैस बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार किस मौलिक अधिकार में है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय, वही क्वेश्चन हमको लगता है, मतलब वैसे ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, लेकिन इसमें दोनों दे दिया है। किस सेशन में क्या दे दिया है, अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि 226 आर्टिकल 226 जो है ये क्या है कि आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, रीट जारी करता है वहाँ पे, और मतलब रीट जारी करता है क्या मौलिक अधिकार से रिलेटेड में है जो रीट जारी करता है। और यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्वेश्चन कहना है कि आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। और आर्टिकल 32 बोलता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच, P और F के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सबसे पहले अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण और ये रही एक्सिस, ये P है, यहाँ F मान लीजिए, ये सेंट्रल C हो गया, ये इन्फिनिटी मान लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक तरीके, मतलब एक डायग्राम से हम लोग पूरा इस क्वेश्चन में चाहे जितना क्वेश्चन आए अवतल दर्पण से रिलेटेड सारा बन जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंट्रल में कोई भी वस्तु रखी रहेगी तो जितना बड़ा
वस्तु रहेगी उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। उस और सबसे पहले ये चीज, उसके बाद कि अगर यदि वस्तु इन्फिनिट पे रखी हुई है, वस्तु इन्फिनिट पे रखा हुआ रहेगा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो यक पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। वस्तु यदि इन्फिनिटी और सी सेंटर के बीच रहेगा, सेंटर के बीच रखा रहेगा तो सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। यदि वस्तु सेंटर और फोकस के बीच रखा रहेगा तो सेंटर के बाद बनेगा, ठीक है। यदि वस्तु फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब इन्फिनिटी में बनेगा। यदि वस्तु पोल और फोकस के बीच रखा रहेगा अवतल दर्पण में तो दर्पण के पीछे बनेगा, और ये सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है ये सीधा बन रहा है। अब ये जो है ये क्या, यदि आभासी है तो फिर ये काल्पनिक भी होगा क्योंकि हम लोग बस क्या कोई दर्पण के पीछे देख सकते हैं, नहीं ना, तो देख सकते हैं लेकिन अनुभव कर सकते, उसको छू नहीं ना सकते हैं, तो वास्तविक नहीं बनेगा, वहाँ काल्पनिक बनेगा। लेकिन इधर की वस्तुएं जो होगी ये वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगी, या तो उल्टा बन ही रहा है तो उल्टा बनेगी, ठीक है। और इसके अलावे ये दो ठो जो है ये छोटा रहेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ये वस्तु के बराबर यहाँ पे बनेगा जब सेंटर पे रहेगा तो, और यहाँ पे क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, मतलब ये एक डायग्राम पूरे अवतल दर्पण को डिफाइन कर दे रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब कि ज्यादातर क्वेश्चन अवतल दर्पण से आते हैं और जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, सब यहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर आगे है कि भारत में 19वीं सदी के प्रथम भाग में शुरू हुए बहावी आंदोलन के नेता कौन थे। तो 19वीं सदी के शुरुआत में, ये प्रथम भाग में शुरुआत भी हो सकती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन एडिट हुआ होगा, मतलब क्वेश्चन जो है शुरुआती में होगा कि शुरुआती में बहावी आंदोलन का नेता कौन था। तो ये 19वीं सदी के शुरुआत में जो बहावी आंदोलन जो चल रहे थे ये रायबरेली से स्टार्ट हुआ था, रायबरेली में स्टार्ट हो रहे थे, और वहाँ पे सैयद अहमद खान, वहाँ से कौन लीड कर रहे थे, या इसका कौन आंदोलनकारी थे, या आंदोलनकर्ता कौन थे, तो बहावी आंदोलन का आंदोलनकर्ता सैयद अहमद खान, ठीक है, ये थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रकार, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि गतियों, मतलब वृद्धि या गति ग्रोथ मूवमेंट में शामिल नहीं है। तो कौन सा ये ऑप्शन में से है जिसके कारण पौधे की वृद्धियां नहीं होती है। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यही है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि जब तने का ऊपर की ओर बढ़ना है, जब तना बढ़ेगा तो समझ जाएंगे कि पौधा बढ़ रहा है, जड़ का नीचे की ओर बढ़ना तो समझ जाएंगे कि पौधा बढ़ रहा है। अब ये दो ऑप्शन बच रहे हैं, स्पर्श पर पत्तियों की हरकत और परागनालिका के अंडाशय की ओर बढ़ना। तो परागनालिका का अंडाशय की ओर बढ़ना से भी ये क्या होता है, पौधे इंक्रीज करते हैं, मतलब पौधे ग्रोथ होते हैं। तो स्पर्श पर पत्तियों की हरकत से पौधे में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए, चलो। अब उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर से रिलेटेड था,
भारत सरकार ने 2025 में शिपिंग कानून को आधुनिक बनाने हेतु कौन सा अधिनियम पेश किया, जिसे 1856 का इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट को बदला। ये भी उस टाइम करंट अफेयर्स था। अब इसको कौन सा था ये, शिपिंग कानून बनाने के लिए क्या हिंद महासागर नौसागर अधिनियम 2025 की। ये थोड़ा सा हमको ऑप्शन में प्रॉब्लम लग रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है, इसको हट छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि पानी की कमी के कारण किसी नगर की 15% जनसंख्या ने पलायन किया, मतलब वहां से चले गए। शेष में से 60% लोग रोजगार हेतु चले गए। वर्तमान में वहां की जनसंख्या टोटल 3400 लोग बचे। प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर जानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि 100 यूनिट इज इक्वल टू 100% जनसंख्या, ठीक है। 100 यूनिट का जो वैल्यू आ जाएगा वही हो जाएगा उस टाइम प्रारंभिक जनसंख्या। तो अभी 100% इतना 15% इसमें प्लान कर गया, बच्चा कितना 85%, दैट आर कोल 85 जनसंख्या बचे। 100 में से 85 यूनिट जनसंख्या बचा। अब इसका बोलता है कि 60% लोग रोजगार हेतु रोजगार हेतु चले गए। तो 60% चले गए तो बचा कितना 40% निकालेंगे तो 5 दूनी 10, 17 चौके 17 नहीं ना, 5 दूनी 10, 17 पचे 85, सही है। 17 चौके 68, 68%, 48% बचेंगे तो 68, हाँ 68 ना, 68 ज़्यादा ना बच रहा है ना, 85 पॉज करो तो है। हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हुआ था कि 17 × 4/2 मतलब इसको काटेंगे तो फिर 2, 17 दूनी 34, क्या होगा 34 यूनिट वहाँ पे बचेंगे। और 34 यूनिट का ही वैल्यू, ये जो 3400 दिया हुआ ना, 34 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू हो गया 3400/34 मतलब 100, इसलिए 100% इज इक्वल टू 100 यूनिट। तो 100% के लिए क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100 × 100 कितना हो गया 10,000 लोग पहले वहाँ पे थे और अभी वर्तमान में कितने हैं 3400। अब उसी का रेशियो पूछा है तो 10,000 इज टू 3400। अब यहाँ 2 से करते हैं तो 50 और यहाँ 50:17 जो है रेशियो में वर्तमान प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का रेशियो क्या है 50:17, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि L, M, N, O, W, X और Y की परीक्षाएं सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। Y की परीक्षा गुरुवार को है, W की परीक्षा Y से पहले और उनके बीच केवल एक व्यक्ति हैं। N और W के बीच 4 व्यक्ति हैं। M की परीक्षा W के बाद है और X की परीक्षा L से एक दिन पहले है। तो L और M के बीच लोग होंगे। क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है L और M के बीच कितने लोग हैं, क्वेश्चन यही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन है, 7 लोग हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे क्या है कि Y की परीक्षा सप्ताह के मतलब सबका परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन है। Y की परीक्षा जो बता रहा है ना कि गुरुवार को है, थर्सडे को कौन है Y है, ठीक है। अब देखेंगे कि W की परीक्षा Y से पहले है और उनके बीच केवल एक व्यक्ति है। तो W की परीक्षा जो है W, ये वेडनेसडे है, ठीक है। W की परीक्षा वहाँ जो दिया हुआ जो नाम उसका परीक्षा Y से एक मतलब Y से पहले और उनके बीच केवल एक व्यक्ति है। तो W हमको यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन मतलब एक व्यक्ति बच रहा है। W की परीक्षा मंगल को हो गया। तो अब N और W के बीच 4 व्यक्ति हैं। तो N और W के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो क्या ऊपर तो होगा नहीं, तो नीचे ही होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो N और W के बीच कितना हो गया 4 व्यक्ति बच गए। अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि
एम की परीक्षा डब्ल्यू के बाद है, डब्ल्यू के बाद है किसका, एम की परीक्षा। तो वेडनेसडे को एम की परीक्षा हो गई, तो एक्स की परीक्षा एल से एक दिन पहले है, एक्स की परीक्षा एल से एक दिन पहले है, तो एल से एक दिन पहले एक्स की परीक्षा है। अब आगे क्वेश्चन कहता है एम नहीं एक दिन पहले, और तो बोलता है कि एल और एम के बीच कितने लोग हैं, तो एल और एम के बीच, एल और एम के बीच कितने लोग हैं, तो ये दो लोग हैं, वाई और एक्स। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महान भारतीय रेगिस्तान थार, भारत का एक ही रेगिस्तान है ना थार, मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये थार रेगिस्तान जो है वो यहाँ पे उड़ीसा वाला के आसपास, ठीक है, ये यहाँ पे ये थार वाला रेगिस्तान, मतलब ये थार जो है, थार वाली रेगिस्तान वो इस जगह पे है। तो इस जगह पे आपका गुजरात भी पड़ जाता है और राजस्थान पड़ जाता है। तो इस ऑप्शन में जिसमें गुजरात और राजस्थान हो वो इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार अपना क्वेश्चन यही द एंड होता है। अरे रुको ना यार। तो इस प्रकार अब हमारा सारा क्वेश्चन इस मतलब ये सीटिंग का खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।